हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। और आज हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस हैं इन सीबीएसई अबाउट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग ऑल थ्री पार्ट्स। तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, टी फ्रॉम असम, कूर्ग और अबेकर फ्रॉम गोवा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखिए, इस बार सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपका आरटीसी जो है वो नहीं आ रहा है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हमें एक आइडिया लग जाए कि उनके अकॉर्डिंग कौन सा एक्सट्रैक्ट जो था वो इम्पॉर्टेंट था। जैसे कि हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। ये वही वाला इंसिडेंट है जिसमें बच्चों को साइड हटा दिया जाता है और हमने पढ़ा था कि ब्रेड्स हमेशा घर की मेड सर्वेंट को यानी हाउस हेल्प को डिलीवर होते थे, लेकिन बच्चे गिव अप नहीं करते थे बिकॉज दे हैव दैट लव फॉर बोल, BOL, वो रिंग शेप वाली ब्रेड्स जो स्वीट होती थी और उनको बहुत पसंद थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वी कौन है? ऑफकोर्स नरेटर और उसके दोस्त बचपन में। उनको साइड क्यों कर दिया? बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी गिवन टू द मेल सर्वेंट। फिर ये क्वेश्चन तो है हमारा कि कौन सा वर्ड डिसअप्रूवल दिखा रहा है? यहाँ पे रिब्यूक वर्ड डिसअप्रूवल दिखा रहा है। और बास्केट्स में क्या होते थे? बास्केट्स में ब्रेड्स होते थे जो मेड सर्वेंट को डिलीवर करने के लिए दिए जाते थे, यानी ब्रेड सर्वेंट सिर्फ मेड सर्वेंट्स को ही दिया जाएगा। और लेकिन उनकी जो एक्साइटमेंट है, वो जो बचपना है, वो बचपन का जो चाइल्डहुड का जो जॉयस मोमेंट है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड्स। देखिए, मे बी ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है क्योंकि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वहाँ का कल्चर ही दिखाता है। मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस है अगर उसके अंदर स्वीट ब्रेड यानी बोल, जस्ट एज पार्टी और फीस्ट जो है वो अपना चार्म ख़त्म ही कर देती है अगर उसमें ब्रेड्स ना हो तो। यही शो करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ बेकर। तो यहाँ पे तो 2 चीज़ आ गई, एक तो वहाँ का कल्चर आ गया, रिचुअल्स आ गई, एक यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि भाई बेकर्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो ये पैराग्राफ दोनों ही कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इनफ कैन बी सेड कि बेकर कितना इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस, तीसरा इंसिडेंट कि लेडी ऑफ द हाउस अपनी डॉटर की एंगेजमेंट पे सैंडविचेस बनाएगी। और सैंडविच किससे बनता है? सैंडविच ब्रेड से बनता है। क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में केक्स और बॉलिनहास बनाए जाएंगे, वो भी किससे बनते हैं? ब्रेड से बनते हैं। तो बेसिकली ये पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पैराग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बता रहा है कि ब्रेड और बेकर्स की इंपॉर्टेंस क्या है आज भी गोवा में। क्वेश्चंस उस टाइम उससे रिलेटेड ये थे कि व्हाट आर कंपल्सरी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग, मतलब क्रिसमस के अकॉर्डिंग क्रिसमस में क्या कंपल्सरी बनाया जाता है? केक्स एंड बॉलिनहास। बेकर क्यों नेसेसरी है? क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स अलग अलग ओकेजन में अलग अलग तरीके से कंज्यूम करी जाती है, तो बेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन मील को क्या बोला जाता है? फीस्ट बोला जाता है। और क्या प्रिपेयर होना चाहिए डॉटर की एंगेजमेंट में बाय द लेडी? ये होना चाहिए हमारा सैंडविचेस। सो दिस क्वेश्चन इज मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट दिस पैराग्राफ शोइंग द इम्पॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आरटीसी। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी पूरा महीना वो ब्रेड डिलीवर करेगा और एंड में आके वो अपना बिल ले लेगा। और वो किसी वॉल पे पेंसिल से लिखकर चला जाता था और उस टाइम पे वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। बेकर और उसकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं करते थे। स्टार्व का मतलब भूखमरी, यानी वो भूखे कभी नहीं रहते थे। इसका मतलब कि उनका प्रोफेशन अच्छा था। हमेशा हैप्पी दिखते थे, हमेशा प्रॉस्पेरस दिखते थे। इससे एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे पता चलता है कि उनका बिजनेस अच्छा था? उनकी प्लम फिजिक, वो मोटू दिखते थे। और टेस्टिमनी का मतलब होता है, ये होता है उसका प्रूफ कि वो मोटू हैं, यानी अच्छा खाना खा रहे हैं तभी मोटे हैं, खुश हैं, प्रॉस्पेरस खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, इसीलिए मोटे हैं। इसीलिए माना जाता है कि आज भी अगर कोई जैक फ्रूट जैसा दिख जाए तो वो क्या माना जाएगा कि वो बेकर जैसा यानी बेकर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, बेकर कहाँ लिखता था? वॉल पे लिखता था। सेकेंड क्वेश्चन,
क्यों कभी फैमिली स्टार्व नहीं करती थी? क्योंकि उनका बिजनेस ही प्रॉफिटेबल था। फिर बिल्ड का क्या है? ये बिल्ड मतलब बनाना नहीं, ये बिल्ड मतलब बिल्डअप, जिसे हम फिजिक कहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं। फिर बेकर को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? कोई भी अगर जैक फ्रूट जैसा दिखे तो उसे बेकर से कंपेयर कर लिया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट RTC। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, RTC इस बार नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द बेकर डू फर्स्ट व्हेन ही रीच द हाउस? इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका कि बेकर सबसे पहले क्या करता है। बेकर पहले हमेशा लेडीज़ को ग्रीट करता है, जो उसकी हॉस्पिटैलिटी को दिखाता है। उसके बाद बास्केट अपने बैम्बू स्टिक पे रखकर ब्रेड लोव्स जो है वो लेडी सर्वेंट को यानी हाउस हेल्प को दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकर अपनी एंट्री कैसे करता है? ये हमने अपने समरी में बहुत एलैबोरेटेड, बहुत बारी ये रिपीट किया था कि उसकी बैम्बू स्टिक जब है वो थर्ड और जिंगल यानी झंग झंग की आवाज़ निकालता है। एक हैंड उसका बास्केट को सपोर्ट कर रहा होता है और दूसरे से वो बैम्बू स्टिक को बीट करते हुए आ रहा होता है, ताकि उसी के शोर से सब समझ जाएं कि बेकर आ गया है। हाउ डू वी गेट टू नो कि मेकर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ये लाइन थी चैप्टर में दैट ईटर्स हैव वैनिश्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर। और इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। कैसे पता चलता है कि वो ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस यानी वो भट्टी अभी की अभी है, यानी वो फायर जो है वो अभी भी बुझी नहीं है। वो फायर नहीं जो फोर फादर्स चला के गए थे, वो तो ऑब्वियसली बुझ गई होगी। फायर मीन्स वो प्रथा, वो रिचुअल, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और ब्रेड्स आज भी बनाई जा रही हैं। मोल्डर्स हैं आपके पास, मिक्सर्स हैं आपके पास, तो यानी वो ट्रेडिशन एज इट इज़ चलता जा रहा है। वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड्स इन गोवंस? देखिए मैंने बोला था आपको फर्स्ट RTC में कि वो ही RTC एज अ क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो 2010 में बेकर्स की फर्नेंस यानी बेकर्स की इंपॉर्टेंस और बेकिंग की इंपॉर्टेंस और इधर ब्रेड की इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी। तो अलग अलग काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट ओकेजन। जैसे कि बॉलिनास का एग्जाम्पल दिया, बॉलिनास का एग्जाम्पल है क्रिसमस और फेस्टिवल्स। मदर क्या करेगी? अपनी ही डॉटर के एंगेजमेंट पे क्या बनाएगी? सैंडविचेस बनाएगी। और क्या है इसमें? बच्चे जो पागल हैं बॉल्स के लिए केक्स बनाए जाते हैं, और इसीलिए फर्नेसेस और आप कह सकते हैं बेकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गोवन कल्चर। डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। बेकर की ड्रेस एक बहुत ही पेक्यूलियर सी ड्रेस है जिसको कबाई बोला जाता है। कबाई मतलब एक लंबा सा फ्रॉक होगा और उसकी नी लेंथ के नीचे तक जाएगा। दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन जो ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन इसका रेफरेंस और आ सकता है जिसको आप कंपेयर करेंगे अपने वो शॉर्ट पैंट से, शर्ट से, प्लम फिगर से। बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है तो ये 2 मार्क्स में चांसेस बहुत कम है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बार नहीं आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो आपको कोटेड लाइंस में पूछा जाएगा उसके अंदर आंसर ऐसा ही लिखना होगा। अब लॉन्ग पे आ जाते हैं, वैल्यू बेस पे आ जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें स्पेशली किसकी, बेकर फ्रॉम गोवा की, उसमें ये पूरा नरेटर डिस्क्राइब कर रहा है अपना चाइल्डहुड। चाइल्डहुड वो ही डिस्क्राइब करेगा जिसने अपने बचपन को एंजॉय किया हो, जिसके पास बहुत सारी मेमोरीज हो। सो ये क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड चिल्ड्रन टुडे आर कीन टू एंटर एडल्टहुड। यानी बचपने को एंजॉय करने की जगह उन्हें शौक है जल्द से बड़े होने का। एंड व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप बेकर फ्रॉम गोवा में ये पढ़ रहे हैं कि ल्यूसियो रॉड्रिग्स ने कैसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो जो कीननेस आज बच्चों में है टू गो इनटू एडल्टहुड, इज दैट डिज़ायरेबल और नॉट? ऑफ कोर्स इसका आंसर आएगा नो। नो, आई डोंट थिंक सो कि ये डिज़ायरेबल है। वाई? बिकॉज चिल्ड्रन नाउ अ डेज आर इन हरी। उन्हें जल्दबाजी है कि वो एडल्टहुड में घुसे, क्योंकि उनके पास एसेस किसका है? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी से वो अपने ही एरिया में, अपने ही स्फीयर में अंदर खुश हैं,
और वो बाहर नहीं जाते हैं और वो बचपने वाली चीज़ें, वो जो लिटरली बचपने वाली चीज़ें हैं, हाइड एंड सीक खेलना, पकड़न पकड़ाई खेलना, चेन चेन खेलना, किसने नहीं खेला? ये सब चीज़ें खेलना, कबड्डी खेलना, ये सब वो नहीं करते हैं आप। इसीलिए ड्यू टू दिस दे आर लर्निंग थिंग्स अर्लियर देन यूजुअल। समय से पहले चीज़ों को सीख जा रहे हैं और समय से पहले ही बियॉन्ड एज मैच्योर हो जा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है? दे आर लूजिंग देयर चाइल्डहुड, दे आर मिसिंग द जॉयज। सो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, उन्हें उसी पेस पे ग्रो करना चाहिए जिस पे एक पेस को बच्चे का होता है, जिसमें उसका खेल कूद और मिक्स उसका मैच्योरिटी चलता है। सो चाइल्डहुड कंप्लीट नहीं है अगर उसमें जॉयस, बचपना, शैतानी नहीं है तो। सो देयर शुड बी नो हरी going into adulthood and they should grow at a slow pace and they should enjoy their childhood. क्यों ये क्वेश्चन आ सकता है? ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इस बार अगर आप सैम्पल पेपर और टर्म 1 का पेपर देखें तो क्वेश्चंस अब ऐसे पूछे जाते हैं जो आपकी रियल लाइफ से एग्जिस्ट करते हो, जो थीम पे पूछे जाए। बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इस चैप्टर से कितना रिलेट करते हैं और क्या पर्पज़ है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं, अब इनडायरेक्टली आपसे उसका थीम और आपकी नॉलेज में आपने उस चैप्टर को कितना समझा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द थ्योरी अ बेकर फ्रॉम गोवा, डू यू थिंक दैट ट्रेडिशन, हेरिटेज, वैल्यू, प्रैक्टिसेस आर द रूट दैट नरिश इट? ये क्वेश्चन मैं बेकर ऑफ गोवा से नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों से पूछूंगी। कूर्ग से भी है ये क्वेश्चन। कूर्ग का कल्चर, कूर्ग का ट्रेडिशन, उनके फादर से ली हुई लेगेसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और तभी कूर्ग देखा जाए तो एक बहुत ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है। ये पूरा ही चैप्टर किसके बारे में बता रहा है? ट्रेडिशंस जो फॉलो होते जा रहे हैं, हेरिटेज, वहाँ की वैल्यूज़। बेकर फ्रॉम गोवा में इम्पॉर्टेंट दिखाया गया है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, सिंपल सी प्रैक्टिस, लेकिन क्या कि उनको ब्रेड्स बनानी है। वो ब्रेड्स जो ओकेजन पे यानी नॉर्मल त्योहारों पे, हर एक इवेंट पे, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट शादी में यूज़ होता है और वो ट्रेडिशन आज भी चल रहा है। ये ट्रेडिशन क्यों चलाना है? बिकॉज़ ये ट्रेडिशन आपके पास्ट को और आपकी हेरिटेज को ज़िंदा रखता है, इसी से आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है। मैंने आपको ये चैप्टर समझाते हुए भी समझाया था कि ट्रेडिशन, रिचुअल्स, हेरिटेज ये सब क्या करते हैं? ये आपके इमोशनल सेल्फ को डेवलप करते हैं। ये आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिकॉज यू स्टे इन टच। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का अपना ही एक बिहेवियर पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज हम क्या हैं? वी आर ह्यूमन, वी आर सोशल एनिमल्स, वी हैव टू लिव इन सोसाइटी, और यही सब चीज़ें हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती हैं। Next question. During our childhood in Goa, the bakers used to be our friends, companion and guide. आपको अब यहाँ पे बेकिंग बताना ही नहीं है। देखिए ब्रेड्स की इम्पोर्टेंस यहाँ पे इतनी नहीं है, यहाँ पे उस बेकर की है। आज भी लोग सामान बेचते हैं, लेकिन क्यों हमारा उनसे एक रिलेशन डेवलप नहीं होता है? Why was that baker so important in the society that children used to call him companion? गाइड। ये स्टेटमेंट ये बताती है कि बेकर की जो पोजीशन थी वो सिर्फ महज ये नहीं कि सामान बेचने आया, लिया एंड जाइए। वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, वो बच्चों को गाइड करते थे, गुड बिहेवियर का एग्जाम्पल थे। उनका खुद का एक आदत था कि वो अगर बच्चों को बोल रहे हैं तो माइल्डली बोलते थे कि आप बास्केट में मत रहिए, बड़ों को सामान दिया जाएगा। एंट्री करते ही वो गुड मॉर्निंग विश करते थे, यानी एक एग्जाम्पलरी एटीट्यूड रखते थे। इनफॉर्मल रहते थे बच्चों के साथ। तो इसीलिए ऑथर बोलता है कि हमारे लिए वो हमारे दोस्त और साथी जैसे ही थे। वो एक वेंडर नहीं था कि आया और बेच के चला गया। आप ही अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप किसी वेंडर के पास जाते हैं और वो आपसे अच्छे से बात करता है और 2 बात अगर एक्स्ट्रा कर लेता है तो आप उन अंकल को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कंपैरेटिवली उनके जो शॉप पे सीधा आपको सामान देते हैं और बेच देते हैं। सो दिस इज़ हाउ बेकर वहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्यों उसका इतना रिस्पेक्टेबल पोजीशन था, ये यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन,
This is a tea country now. Explain this with the reference to Assam. Assam has the largest or world's largest concentration of tea plantation. जैसे आपने पढ़ा था 64 एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी प्लांटेशन, टी बुशेस वहाँ पे आपको मिलेंगी, सी ऑफ टी बुशेस मिलेंगी. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स देयर, और मोस्ट ऑफ द टी जो है वो असम में ग्रो की जाती है टू सप्लाई टू दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड. नेक्स्ट, कूर्ग का वेदर डिस्क्राइब करना है. कब सबसे ज़्यादा प्लेजेंट होता है टूरिस्ट के लिए जाने के लिए? सो यू हैव टू बेसिकली टॉक अबाउट द वेदर ओनली. सो वेदर ऑफ कूर्ग जो है वो प्लेजेंट है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर टू मार्च, क्योंकि मार्च टू सितंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इतना कि टूरिस्ट जा नहीं सकते हैं. सो इसीलिए सितंबर टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम, इज़ द परफेक्ट टाइम. वहाँ पे चार्ज जो होता भी है तो वो एक नॉर्मल मेजर तक होता है, यानी इतना होता है कि आराम से टूरिस्ट ट्रैवल कर सके. अदरवाइज बाकी जो महीने हैं उसमें एक्सेसिव रेनफॉल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कूर्ग डिसेंडेड? आपको मैंने बताया था कि अरब्स, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, वो जब साउथ में गई तो वहीं पे सेटल हो गई और वहीं के लोकल से उन्होंने शादी कर ली. सो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के डिसेंडेंट्स जो हैं वो अलेक्जेंडर की आर्मी से आए, यानी अलेक्जेंडर की जनरेशन से आए. यानी वो कहाँ के हैं? वो बेसिकली आपके ग्रीक्स, अरब्स के हैं. इसका अगर आपको सिर्फ टेस्टिमनी भी देना हो तो आप उसका एग्जाम्पल, जो वो ड्रेस पहनते हैं वो आपका कुफिया को मैच करता है और उनको बोला जाता है कदावूज. नेक्स्ट, कूर्ग की लोकेशन, कूर्ग के लोग, कूर्ग के नेचुरल फीचर. ये ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर समझाने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था. पहला, उसे पीस ऑफ हेवन बोला जाता है, ऐसा पीस ऑफ हेवन जो किंगडम ऑफ गॉड से लाया गया है. दूसरा, उसे रोलिंग हिल साइड, ये सारे मैंने आपको कराए थे, रोलिंग हिल साइड बोला जाता है. पॉल्यूशन फ्री है, रिवर है, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ है, यानी यहाँ पे नेचर अपने टॉप मोस्ट ग्लोरी पे होता है. कॉफ़ी प्लांटेशन है, मैंने आपको बताया था कि एयर में भी कॉफ़ी ही कॉफ़ी होती है वहाँ पे. फिर वहाँ की, स्पेशली वहाँ के लोगों की बात की जाए तो मार्शल मैन, ब्यूटीफुल विमेन, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं. नेचुरल फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन आप एनिमल्स, कावेरी में जो ब्यूटीफुल फिशेस, ये सब आप उसके नेचुरल फीचर्स में डाल सकते हैं. द कूर्गीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और द अरब्स एंड आर स्टिल एबल टू मेंटेन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. तीनों चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एज इट इज़ चलती आ रही हैं सालों से. अब डू यू अग्री कि प्रैक्टिस आज भी इम्पॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स आपका यस होगा कि ये प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है. कैसे? इफ़ द कूर्ग, अगर यहाँ से देखिए, इफ द कूर्ग वुड नॉट हैव फॉलोड द ट्रेडिशन, तो कोई भी उनकी पुरानी हेरिटेज, यानी उनकी पुरानी लेगेसी, जो फोर फादर्स इतने ब्रेव थे, अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे, वो हिस्ट्री में ही रह जाते. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो ट्रेडिशन दिख रहा है, मार्शियल ट्रेडिशन हो गया, रिलीजियस ट्रेडिशन हो गया, वो सब जो है उनके जो फोर फादर्स करते थे, जो पूर्वज करते थे, वो एज इट इज़ उनके अंदर आए, तभी आज भी उनकी इतनी बात की जा रही है और आज भी आप उनका चैप्टर पढ़ रहे हैं. इवन वो ऐसा ड्रेसेस पहनते हैं जो अरब्स के जैसा दिखता है. सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों में वैल्यूज़ डेवलप करने में, उनके बिहेवियर को शेप करने में. एंड दैट सेम लाइन जो आपने पहले पढ़ी थी, उनको मेंटल सपोर्ट करने के लिए, उनको मॉरली बिल्ड करने के लिए, उनके सोसाइटी के हिसाब से बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. टिल देन, टेक केयर.